हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है साइंस का एक चैप्टर, मानव पोषण और स्वास्थ्य। मानव पोषण और स्वास्थ्य, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, जैसे देखो पहला नंबर तो हम लोगों को स्वपोषी परपोषी देखना है। उसके अलावा हम लोगों को मानव पोषण में कार्बोहाइड्रेट देखना है, प्रोटीन देखना है, वसा देखना है, खनिज देखना है, इनसे संबंधित बीमारियां देखना है, ठीक है ना, और विटामिन देखना है। तो ये सारा टॉपिक एक ही साथ आज आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, मानव पोषण एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि बाबू पोषण क्या होता है, ठीक है ना। तो पोषण क्या होता है हम लोग देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। अब देखो पोषण क्या होता है कि मानव को अपना विकास करने के लिए, मतलब मानव को क्या, जीवधारियों को अपना विकास करने के लिए, क्या करने के लिए, विकास एवं वृद्धि करने के लिए क्या जरूरत होती है, विकास एवं वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए जीवधारी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन्हें ऊर्जा मिल जाती है और इसी ऊर्जा के दौरान उन्हें क्या मिल जाता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है बाबू। अब पोषक तत्वों की जो ये प्राप्ति हुई है, इसी को हम लोग क्या नाम दिए देते हैं कि यही क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यही पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषण। मतलब पोषक क्या होते हैं, देखो प्रत्येक जीवधारी को वृद्धि और विकास करने के लिए, अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसी ऊर्जा को पूरा करने के लिए जीवधारी क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। लेकिन जब भोजन लेते हैं उससे उनको ऊर्जा तो मिल जाती है, उससे उनको ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ उन्हें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। और इसी पोषक तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं कि इन्हें पोषण मिला। क्या मिला, पोषण मिला। तो हमें चैप्टर का सार पता चल गया कि पोषण क्या है, ठीक है ना। तो पोषण क्या है ये हमें पता चल गया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि देखो पोषण दो तरीके से होता है। पोषण क्या होता है, दो तरीके से होता है। आप लोग तेजी से लिखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है पोषण, देखो दो तरीके से होता है। देखो जीवधारियों में पोषण दो तरीके से होता है। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। क्या होते हैं, परपोषी, ठीक है ना। क्या होता है, दो। सबसे पहला विभाजन क्या होता है, स्वपोषी, और दूसरा क्या होता है, परपोषी। जीवधारियों में पोषण कितने रूप में पूर्ति होती है, दो रूपों में पूर्ति होती है बाबू। एक करता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीवधारी, देखो जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी कहां होता है, आपने देखा होगा कि पादप में क्या होता है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी के लिए क्या होता है भाई साहब, स्वपोषी किसमें होता है, आपने देखा कि पौधे अपना भोजन अपने से बनाते हैं या उन्हें कोई देता है। तो पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। लिख लो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लिखो परपोषी, जो जीवधारी अपना भोजन, अपने भोजन की पूर्ति के लिए, ऐसे लिखो, अपने भोजन की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं,
कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सामान्य सी बातें हो गई हम लोगों को। अभी तो हम लोगों को इसके अंदर घुस करके पढ़ना होता है। तो ये सामान्य बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं उसे आप पहले लिख लो कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो ये आप पहले लिख लो। उसके बाद हम लोग एक एक करके स्वपोषी को पढ़ेंगे, फिर परपोषी को पढ़ेंगे। स्वपोषी के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत किस किस कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बस नॉर्मल चीजें लिख लो कि मतलब हमें ये चीजें होती हैं। जीवधारियों में पोषण किस रूप में पूर्ति होती है, तो ये दो रूपों में, एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है। लिख लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं। अब ये सब मिटा दीजिए, अब डालिए स्वपोषी। अब हेडिंग डालिए स्वपोषी। जैसे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, उसके नीचे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे पौधे। ठीक है ना, अब लिखो स्वपोषी। हेडिंग डालो स्वपोषी, स्वपोषी। अब हेडिंग डालो स्वपोषी। स्वपोषी में भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। और स्वयं बनाते हैं किस क्रिया से बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब देखो हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा पौधा बनाते हैं। देखो क्या है, ये क्या है, बना लो आप लोग ही। ये है पौधा। क्या है ये, पौधा। ये है बाबू देखो मिट्टी। क्या है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, ये है मान लो पृथ्वी की सतह। और इस पृथ्वी की सतह क्या पाए जाते हैं, पौधों के जड़ पाए जाते हैं। ये क्या है, पौधों के जड़ है। ये क्या है, ये पौधों के जड़। और ये क्या है, पौधों का तना। क्या है, तना। और ये क्या है, पौधों के पत्ते हैं। ठीक है ना, ये है पौधों के पत्ते हैं। तीन चीज होता है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों को क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जमीन की सतह, और जमीन के अंदर क्या पाई जाती है, पौधों के जड़ पाए जाते हैं। और पौधों के जड़ के आसपास क्या पाया जाता है भाई साहब, यहाँ पाया जाता है पानी पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, ये सारे चीज पाए जाते हैं। कहां पर, पौधों के जड़ों के पास। तो पौधे क्या करते हैं, इस पानी को मतलब H2O और खनिज, क्या कहते हैं, H2O और खनिज को क्या कहते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं अपने अंदर। क्या करते हैं, पौधे पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं। और जैसे पानी और खनिज को अवशोषित कर लेते हैं बाबू, तो यहां पर पाया जाता है, तना में पाया जाता है जाइलम। जाइलम, इसके पहले वाले में हमने पढ़ाया उतक। उतक में हमने पढ़ाया कि जाइलम क्या है, एक उतक है। और उतक कैसा उतक है, निर्जीव उतक है। कैसा उतक होता है, निर्जीव उतक होता है। अब बाबू ये उतक क्या करेगा, इस पानी को पत्तों तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, पत्तों तक, सभी पत्तों तक पहुंचाता है। क्या करता है, सभी पत्तों तक पहुंचाता है। कौन, ये जाइलम उतक। ये जाइलम उतक क्या करेगा, जड़ों से पानी सोख करके और कहां तक पहुंचाएगा, पत्तों तक। अब बाबू पत्तों तक क्या पहुंच गया, पानी। पत्तों तक, जो पहले जड़ों में था वो कहां पहुंच गया, पत्तों तक। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जल जड़ों से ऊपर की तरफ जो होता है, यह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है, यह हमेशा एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में ही गति गमन करता है। ठीक है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है। किसके द्वारा पानी पत्तों तक पहुंचता है, जाइलम के द्वारा। कहां से, जड़ों से पत्तों तक। अब पत्तों के पास बाबू आ गया पानी। क्या आ गया, पत्तों के पास आ गया पानी। अब पत्तों के पास आ गया पानी, मतलब H2O आ गया ना, H2O आ गया। अब बाबू पत्तों में क्या पाया जाता है, एक चीज और पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। लिखो क्लोरोप्लास्ट। पत्तों में क्या पाया जाता है बाबू, क्लोरोप्लास्ट। और बाबू सूर्य, आपको पता है कि सूर्य भी होता है, सूर्य होता है ना। और सूर्य होगा तो बाबू क्या मिलेगा, सन है, तो सूर्य होगा तो आपको क्या मिलेगा, सूर्य से रोशनी मिलेगी। सूर्य से रोशनी मिलेगी, अर्थात सूर्य से इन पत्तों को क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश। तो इन पत्तों को भी प्रकाश मिलेगा। इसके अलावा बाबू और क्या मिलेगा,
ये पत्ते क्या हमारे घर में हैं कि या कहीं पर छिपाए हुए हैं? ये खुले आसमान में, अर्थात इन्हें हमारे द्वारा छोड़ा गया CO2 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। और जैसे ही भाई साहब ये चारों चीज एक साथ मिल जाते हैं, इन चारों चीजों को मिलाकर के पौधे क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं? अब ये पौधे इन सारे चीजों को रासायनिक क्रिया से क्या करेंगे? इन सब चारों चीजों को मिला करके पत्ता क्या करेगा? ये पत्ता क्या करेगा? इन चारों चीजों को मिला करके अपने लिए भोजन का निर्माण करेगा। अब भोजन का निर्माण करेगा, भोजन का निर्माण कर लिया। भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है बाबू? ग्लूकोज के रूप में। लिखो ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण हो गया बाबू। लेकिन इसके साथ ही वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखो पहला नंबर की रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया क्या हुई? इन्होंने क्या परिवर्तित किया? प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या होता है? भोजन कैसे बनता है कि इन्होंने रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिए। किसमें कर दिए? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया? भोजन। अब भोजन के रूप में क्या बना? उन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। और क्या उन्होंने बाय प्रोडक्ट के रूप में छोड़ा? तो ऑक्सीजन छोड़ा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पौधे अपना भोजन निर्माण करते समय जो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो किससे बनता है? तो किससे बनता है बाबू? तो ओ बनता है। इसमें देखो कार्बन में भी, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन है और कार्बन में भी ऑक्सीजन है, तो दोनों में ऑक्सीजन है। तो किससे ये निकलता है? ये वाला ऑक्सीजन जो छूटता है हमारे वायुमंडल में, वो किससे निकलता है? इस हाइड्रोजन से निकलता है। इसका समीकरण हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसका समीकरण बनाओ। चलो देखो, हम जड़ों से हमें क्या मिला था? पानी। क्या मिला था? पानी। और वायुमंडल में क्या मिलता है? CO2। क्या मिलता है? CO2। उसके बाद क्या क्रिया होती है? सूर्य होता है। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश। क्या मिलता है? प्रकाश। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश। सूर्य से क्या मिलता है बाबू? प्रकाश। और पौधे, पत्तों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। लिख लो, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? क्या है? पानी जड़ों से गया पत्ते में तो पानी पहुंचा, और वायुमंडल में क्या है? CO2। और भाई साहब सूर्य से क्या मिल रहा है? प्रकाश। और पत्ते में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब इसके दौरान वो क्या बनाते हैं? C6, उसके लिए ग्लूकोज बनाते हैं। ऐसे डायरेक्ट लिखो, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना? O6। तो ये क्या बना लेते हैं? ये अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं। और भाई साहब ये अपने लिए क्या छोड़ते हैं? और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि जो ये ऑक्सीजन, जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बावजूद क्या बना? ग्लूकोज बना। और क्या मिला? ऑक्सीजन। तो पूछा था कि जो ये ऑक्सीजन छूट रहा है, ये इनमें से किसमें से निकला था? कार्बन डाइऑक्साइड में से निकलता है कि पानी में से निकलता है? तो ये ध्यान रखना है कि जो ये ऑक्सीजन बनता है, ये किससे निकलता है? पानी से। किससे टूटकर बनता है ऑक्सीजन? पानी के टूटने से क्या बनता है? ऑक्सीजन। पानी के टूटने से क्या बनता है? ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? क्योंकि बाबू देखो, इसमें भी ऑक्सीजन, पानी में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बन गया था कि पानी में से ऑक्सीजन निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन बन रहा है बाबू, वो किससे निकलता है? पानी से टूट करके ऑक्सीजन अलग होता है। ठीक है ना? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? देखो, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा सौर ऊर्जा का किसमें परिवर्तन हो रहा है? सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो बना क्या? रासायनिक क्रिया के दौरान क्या बना? ग्लूकोज। लेकिन बाबू ये ग्लूकोज ही पौधे अपने लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। भोजन के रूप में भले ही वो ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं, बनाते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं। ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ATP में तोड़ दिया जाता है। किसमें तोड़ दिया जाता है? ATP में तोड़ दिया जाता है। और फिर यही ATP पूरे पौधे में घूमता है। पूरे पौधे में घूमेगा कि भाई साहब पौधे में कहीं जरूरत हो किसी को ऊर्जा की तो ले लो, ले लो, ले लो, हम लेकर आए हैं भोजन, लेकर ले लो। तो जिनको जरूरत होती है भोजन की, वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? ATP के रूप में। लेकिन भाई साहब ग्रहण करने के बाद ये ATP में ही नहीं रहता है, संचित किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है?
स्टार्च के रूप में। तो 3 क्वेश्चन हुआ कि पौधे भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। पौधे भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में घूमता रहता है, एटीपी के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो हम लोग धीरे धीरे पहले ये सारा कुछ लिख लेते हैं। ये वाला आपने बना लिया होगा, उम्मीद है। उसके बाद हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें लिख लेते हैं जो समझाए हम आपको। ठीक है, अब लिखो, एक एक पॉइंट करके नोट करके लिखो। लिखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन, लिखो पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे टूट के बनता है, पानी से। ऑक्सीजन H2O के टूटने से, ऑक्सीजन H2O के टूटने से बनता है। ठीक है ना। जो ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है वो किसके टूटने से बनता है बाबू, इसी पानी के टूटने से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो क्या, किसके टूटने से, पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। लिखो, पौधे में भोजन का निर्माण, पौधे में भोजन का निर्माण, पौधे में भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है ना। भोजन का निर्माण किस रूप में हो रहा है, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन उसे माइटोकांड्रिया द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, एटीपी के रूप में। और यही एटीपी पूरे पौधे में घूमता रहता है। फ्लोएम क्या करता है, सबको इधर उधर घुमाता रहता है कि किसी को जरूरत हो अगर भोजन की, किसी टहनियों को, किसी की तने को, तो ये एटीपी के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, पौधे में भोजन एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राई फास्फेट। लिख लो, एडिनो ट्राई फास्फेट। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राई फास्फेट। वो पौधों में भोजन एटीपी के रूप में घूमता रहता है। किस रूप में घूमता रहता है, एटीपी के रूप। तीसरा, चौथा पॉइंट लिखो, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, संचित रहता है। ठीक है ना। स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग इसमें देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण से जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, भोजन रासायनिक प्रकाश संश्लेषण में। लिखो, प्रकाश संश्लेषण, 5वां पॉइंट लिखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। ठीक है ना। किसमें, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें परिवर्तित होता है। तो ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये हम लोगों का ये हो गया स्वपोषी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा क्या, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के अलावा अब हम लोग देखेंगे परपोषी। क्या देखेंगे बाबू, परपोषी। क्या देखेंगे हम लोग, परपोषी। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे परपोषी।
चलो आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं इसे। अब डालो हेडिंग परपोसी। अब डालो हेडिंग परपोसी। देखो परपोसी, परपोसी में डालो। परपोसी हमने आपको बता दिया कि जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं, परपोसी होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इसमें भी 3 लोग होते हैं, एक होते हैं पूर्णभोजी। कौन होते हैं, पूर्णभोजी, पूर्णभोजी लिखो, पूर्णभोजी होते हैं। एक होते हैं परजीवी, परजीवी, और एक होते हैं, देखो एक होते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी। अब चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके पूर्णभोजी को देखते हैं। पूर्णभोजी की विशेषता देखो बाबू क्या होता है कि ये बड़े आकार के होते हैं। पहला नंबर इनकी विशेषता है कि ये बड़े आकार के होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। ये भोजन को ग्रहण करते हैं और पचाते हैं। भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, उसे पचाते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे पचाते हैं, ठीक है ना। इनकी विशेषता क्या है कि ये बड़े आकार के होते हैं और ग्रहण करते हैं और उन्हें पचाते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेषता हम लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, जैसे आप पूर्णभोजी में देखोगे, पूर्णभोजी में आप देख सकते हो कि जैसे कई लोग होते हैं। जैसे इसमें भी लिख लो, जैसे शाकाहारी, जैसे शाकाहारी, शाकाहारी हो गया, लिख लो। इसमें मांसाहारी लिख लो, उसके बाद मांसाहारी लिख लो, लिख लो सर्वाहारी लिखो, सर्वाहारी लिखो, और एक लिख लो मृतोपजीवी लिख लो, सर्वाहारी मांसाहारी, और एक लिखो मृतोपहारी, ठीक है, ठीक है, मृतोपहारी। अब देखो शाकाहारी कौन होते हैं, जैसे गाय, गाय भैंस, कौन होते हैं, गाय भैंस, हिरण, कौन होता है, गाय भैंस हिरण, खरगोश, खरगोश क्या होता है, खरगोश, हाथी, हाथी। सबसे बड़े आकार के शाकाहारी कौन होता है, हाथी होता है। सबसे बड़े आकार में, सबसे बड़े आकार का शाकाहारी कौन होता है, हाथी होता है, ठीक है। शाकाहारी कौन होते हैं, सबसे बड़े आकार के शाकाहारी। और मांसाहारी बाबू, मांसाहारी में कौन होते हैं, मांसाहारी में शेर, नाम सुने हो, शेर, शेर, चीता, शेर, चीता क्या होते हैं, शेर, चीता। उसके अलावा और देख सकते हो, शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ भी होता है, ठीक है, मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ। ये सब कैसे होते हैं, मांसाहारी। किस किस्म के होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और एक चीज और लिख सकते हो कि ध्रुवी भालू, देखो ध्रुवी भालू, देखो ध्रुवी भालू, ध्रुवी भालू जो होते हैं ये सबसे बड़े आकार के मांसाहारी होते हैं। जो ध्रुवी भालू है ना, ये सबसे बड़े आकार के मांसाहारी होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मांसाहारी में सबसे बड़े आकार में या तो शेर या चीता या बाघ हो सकता है। नहीं बाबू, सबसे बड़े आकार के मांसाहारी कौन होते हैं, ध्रुवी भालू होते हैं। सबसे बड़े आकार के मांसाहारी ध्रुवी भालू। और सबसे बड़े आकार के शाकाहारी तो हाथी। सबसे बड़े आकार के शाकाहारी कौन होते हैं, तो हाथी होते हैं। कौन होते हैं, हाथी होते हैं। सबसे बड़े आकार के शाकाहारी हाथी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ध्रुवीय। और सर्वाहारी में भाई साहब सबसे पहले आप नाम लिख सकते हो, सर्वाहारी लिखो मनुष्य, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। उसके बाद लिखो मनुष्य के बाद कुत्ता, कुत्ता इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, मनुष्य, कुत्ता। उसके अलावा और क्या आता है, मनुष्य, कुत्ता। और उसके बाद आप डाल सकते हो इसमें चींटी, चींटी नाम सुने हो,
उसके बाद बंदर, बंदर, चींटी, बंदर। उसके अलावा और क्या आते हैं सर्वहारी में? कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चींटी हो गया, और इसके अलावा और लिख लो, और गिलहरी लिख लो, चूहे, गिलहरी, चूहे, गिलहरी, चूहे, चूहे, ये सारे लोग किसमें आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है ना? तो गिलहरी, चूहे, और लिख लो चींटी हो गया, बिल्ली भी लिख लो, लिख लो बिल्ली, एक और लिख लो भाई बिल्ली, ये किस में आते हैं? ये सब सर्वहारी में। आप इसमें संशय में होंगे कि बंदर नहीं आता है। बाबू बंदर जो होते हैं मछलियों को बड़े चाव से खाते हैं। आज आप YouTube पे सर्च करना कि मछली खाते हुए बंदर का वीडियो, तो आप उसमें देखेंगे कि बंदर बड़े चाव से मछलियां खाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। और रही बात चींटी की, तो चींटी भी आपको संशय लगता होगा, तो चींटी को देखे होंगे तो चावल के दाने भी उठाकर ले जाती है और मांस के टुकड़े को भी उठाकर ले जाती है। मरे हुए कोई छोटा सा जीव हो ना, उसे पूरी चींटियां मिलकर के उठा के लेके जाती हैं। ये चींटी मांसाहारी भी होती है, शाकाहारी भी होती है। चावल डालोगे तब भी उठा के ले जाएगी ससुरी, और मांस डालोगे तब भी उठा के ले जाएगी। तो ये दोनों ही, तो आपको संशय इन्हीं दोनों में था कि मैंने चींटी बताओ शाकाहारी है कि नहीं है, सर्वाहारी है कि नहीं है, और बंदर का। और बिल्ली तो आपको पता ही है, चूहे का तो आपको पता ही कि चूहे भी मांस खाते हैं। ठीक है ना? और गेहूं चावल तो देखबे करे लो ससुरा एकदम गिरा गिरा खाते हैं। और गिलहरी भी क्या है? मांसाहारी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि गिलहरी भी क्या है? एक मांसाहारी है। बिल्ली, चूहे, और ये मनुष्य और कुत्ता तो जान ही रहे हो। ठीक है ना? और ये मितोपहारी में आपने सुना होगा गिद्ध, नाम सुना होगा गिद्ध, गिद्ध, कुत्ता, कुत्ता, सियार, सियार नाम सुने हो ना? सियार भी ससुराल इसी में आता है, सियार। और लिखो लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। ठीक है? लकड़बग्घा भी किस में आता है? मृतोपहारी में आता है। ठीक है ना? किस में आता है? मृतोपहारी में आता है। किस में आता है? मृतोपहारी में आता है। तो ये आपके हो गए पूर्ण भोजी के अंतर्गत। पूर्ण भोजी कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं और पचाते हैं। तो ये सारे लोग आप देख रहे हो कि ये भोजन को ग्रहण करते हैं और पचाते भी हैं। ठीक है? अभी आएगा इनमें कि ये भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि भोजन में उपस्थित खून को चूसते हैं। तो इस वजह से ये आपको ये वाला डिफिनेशन याद रहना चाहिए कि ये भोजन को ग्रहण भी करते हैं और पचाते भी हैं। ये सब के सब देख रहे होंगे कि सब भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और पचाते हैं। ठीक है ना? और लेकिन यहाँ परजीवी में आ जाओगे तो ये भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित जो खून होता है उसे चूसे हैं। परजीवी क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित जो खून होता है उसे चूसने का काम करते हैं। तो इस वजह से ये डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए कि बड़े आकार के होते हैं और ग्रहण करते हैं भोजन को और पचाते हैं। तो ये आपका हो गया होगा, लिख लो। ठीक है? हम बगल हो जाते हैं। ठीक है? तो हम लोग अब देखते हैं परजीवी को। लिखो भोजन के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है? निर्भर होते हैं। ये सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं। लिखो दूसरा, ये सूक्ष्म आकार के, सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं, आकार के जीव होते हैं। ठीक है ना? ये सूक्ष्म आकार के क्या होते हैं? जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट और लिखो, सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं। जैसे देखो ये दो प्रकार के होते हैं। परजीवी क्या करते हैं? एक पॉइंट और लिख लो। अच्छा चलो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। ये दो प्रकार के ये भी होते हैं। कितने प्रकार के? ये भी दो प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन से दो प्रकार हैं बाबू? एक तो होते हैं आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी, और दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। ठीक है? देखो आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी में आपने नाम सुना होगा कि हमारे पेट के अंदर, ये क्या होते हैं? पेट के अंदर, शरीर के अंदर होते हैं। देखो शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। देखो शरीर के बाहर पाए जाते हैं,
बाहर पाए जाते हैं। अब देखो शरीर के अंदर कौन पाया जाता है? फीता कृमि नाम सुने हो? हमारे अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है फीता कृमि, ठीक है ना। तो फीता कृमि किसका उदाहरण है? फीता कृमि बाबू परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हमारे पेट में उपस्थित रहता है और हमारे खून को चूसता है। क्या करता है? खून को चूसता है। तो फीता कृमि क्या है? फीता कृमि एक परजीवी है। और किस प्रकार का परजीवी है? आंतरिक परजीवी है। किस प्रकार का परजीवी है बाबू? आंतरिक परजीवी है, ठीक है ना। ये फीता कृमि क्या करता है? पेट में हमारे उपस्थित रहता है और हमारे खून को चूसता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का परजीवी है? फीता कृमि आंतरिक परजीवी का उदाहरण है। उसके अलावा बाह्य परजीवी, जैसे जो शरीर के बाहर रहते हैं। तो शरीर के बाहर रहते हैं कौन कौन? इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यही उदाहरण पूछा जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो जैसे मच्छर नाम सुने हो? मच्छर लिखो, मच्छर, खटमल, खटमल, जोंक, जोंक, और क्या होता है? खटमल, जोंक। उसके बाद और कुछ होता है? मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जोंक हो गया, किलनी उलनी नाम सुने हो ना? वो सब होते हैं उसमें, ठीक है ना। क्या होते हैं? किलनी उलनी सभी इसी में आ जाएंगे। आपके जू अपने बालों में देखो ना, जू, आपके बालों में क्या पाया जाता है? जू। लिख लो बाबू, ये भी किसके उदाहरण होते हैं? जू। लिख लो, जू। जू किसके उदाहरण है? कुटकी नाम सुने हो ना? कुकुरन में रहला ससुरा, कुटकी। लिखो, कुटकी। ये भी किसके उदाहरण है बाबू? बाह्य परजीवी के। ये भी क्या करते हैं? कुटकी भी क्या करते हैं? बाहर से ही ससुरे चूसते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ लिख लेना, किलनी, कुटकी, मच्छर, ये सब कुछ किसमें आएंगे? बाह्य परजीवी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जू हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, कुटकी हो गया, जोंक हो गया, ये सब किसमें आएंगे? ये सब बाह्य परजीवी में आएंगे। तो लिख लो, ये सारा उदाहरण यही पूछेगा, बताओ आंतरिक परजीवी कौन सा है, बाह्य परजीवी कौन सा है। यही सारा क्वेश्चन आपसे बनता है और कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। यही सब आता है, आप लोग लिख लो। तो हम लोग इसके बाद आ जाते हैं मृतोपजीवी पर। परजीवी के बाद हम लोग किसका नंबर लगाते हैं? परजीवी के बाद हम लोग लिखेंगे बाह्य, उसके बाद मृतोपजीवी का। चलो, देखो ये सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं। देखो ये सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं, जीव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखो, एग्जाम्पल के रूप में कवक और बैक्टीरिया। कवक और बैक्टीरिया कौन होते हैं बाबू? कवक एवं बैक्टीरिया, ठीक है ना। कवक एवं बैक्टीरिया क्या होते हैं? कवक और बैक्टीरिया। आपको ध्यान रहे कि इसमें वायरस को नहीं शामिल किया जाता, ठीक है ना। क्या होते हैं? मृतोपजीवी। कौन होते हैं? कवक और बैक्टीरिया। कौन होते हैं? कवक और बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? कवक और बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो, अब ध्यान से सुनना कि जब कहीं पर आप देखते हैं कि कहीं मान लो कोई जीव मर गया, आसपास कोई मान लीजिए भैंसा मर गया, गाय मर गई, और कोई बछवा मर गया, नीलगाय मर गई, तो बंदर मर गया, कुत्ता मर गया, तो आसपास रहता है ना। तो आप देखते हैं कि आज मरा, आज अगर मर गया तो 2 दिन 1 दिन बाद क्या आने लगता है? इसमें से आने लगता है गंध निकलने लगती है। क्या निकलने लगता है? गंध निकलने लगता है। अब आप समझ जाइएगा, अगर गंध निकलना शुरू हो गया बाबू, तो ये समझ जाइए कि कवक और बैक्टीरिया इसमें घुस गए हैं। अब कवक और बैक्टीरिया घुस कर इसमें क्या करेंगे? जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को किसमें परिवर्तित करेंगे? जटिल कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? सरल कार्बनिक यौगिकों में, सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। परिवर्तित कर देते हैं और ये सरल कार्बनिक यौगिक हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब भाई साहब, मान लो कि ये चरगोड़वा मर गया ससुरा, ठीक है ना। ये चरगोड़वा मर गया। अब ये चरगोड़वा मर गया बाबू, ठीक है ना। अब ये मान लो चरगोड़वा मर गया। अब ये चरगोड़वा मर गया तो ये क्या होता है कि ये अगर ऐसे खुले में छुड़ा रहेगा तो कई सारी बीमारियों को जन्म देगा, क्योंकि ये वातावरण के साथ
संबंध रखता है। अब वातावरण को यह दूषित करेगा, प्रदूषित करेगा, लेकिन कवक और बैक्टीरिया इसे क्या करेंगे, कहेंगे नहीं, हम तुमको ससुरा सरल अणुओं में तोड़ देंगे, सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देंगे। और सरल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और सरल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कवक और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एक तरह से पृथ्वी के सफाई कर्मी कहे जाते हैं। तो क्या होते हैं, लिखो, मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब पृथ्वी के सफाई कर्मचारी होते हैं। लिखो, इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है। किसे, इन्हें कवक और बैक्टीरिया जो मृतोपजीवी होते हैं, जो ये कार्बन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहा जाता है इनको बाबू, पृथ्वी का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर कहीं मरे हुए चीजों से गंध आ रही है तो समझ जाना कि बैक्टीरिया और कवक क्या करना शुरू कर दिए हैं, उसे तोड़ना, उसे चालना। एकदम देखो ना, गुज 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 खूब ढेर खुला रहने ससुराओं में जीव, तो वो क्या होते हैं, वही कवक और बैक्टीरिया होते हैं जो एकदम उसे जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। हमारा शरीर कैसा होता है, हमारा शरीर कैसा होता है, जीवों का शरीर कैसा होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों से बना है, लेकिन जब उसे चालेंगे, तोड़ेंगे एकदम, तो किस में बदल जाएगा, वो सरल कार्बनिक यौगिकों में। अब हमारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये हमें अगर ले जाकर के ऐसे डाल दोगे मिट्टी पे तो नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे भूज नहीं कर दोगे, तब तक ये मिट्टी के साथ नहीं मिल सकता है। इसका मतलब मिट्टी में मिलाने के लिए हमें सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना जरूरी होता है, और ये काम कौन करते हैं, हमारे कवक और बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं हमारे लिए, कवक और बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसमें ध्यान रहे कि वायरस को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो ये मृतोपजीवी हैं, मतलब मृतोपजीवी हैं, मतलब ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का हो गया परपोषी। ठीक है ना, आशा करते हैं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सब इसमें समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक सेगमेंट हम लोग का पोषण का हुआ समाप्त, एक सेगमेंट हम लोग का पोषण का हो गया समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव पोषण। ठीक है ना, अब हम लोग, क्योंकि ये देखिए उसी का एक सेगमेंट होता है, बिना इसके पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसे छोड़कर आगे तो नहीं है बढ़ना पड़ता हो। जब भी आपको पढ़ाया जाता है तब आपको ये सारी चीजें आपको पहले से ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना, अब लिखो मानव पोषण। अब मानव पोषण का पहला होता है क्या, मानव पोषण में कैसे होता है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो ये बाबू गुड्डू है, कौन है, गुड्डू है। ठीक है ना, ये गुड्डुआ है, बाबू गुड्डुआ। ठीक है, ये गुड्डुआ क्या किया, भोजन ग्रहण करेगा। ये गुड्डू क्या करेगा बाबू, भोजन को ग्रहण करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या होगा बाबू, भोजन का होगा पाचन। क्या होगा बाबू, भोजन का होगा पाचन। क्या होता है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होने के बाद क्या होगा बाबू, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है बाबू, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद क्या होता है, बहिष्करण होता है। क्या होता है, बहिष्करण होता है। क्या होता है, बहिष्करण होता है। ठीक है ना, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करेगा तो भोजन पाचन होगा, मतलब जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटेगा। किसमें टूटेगा, सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटेगा। भाई साहब, सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटने के बाद उसमें जो तत्व होंगे उसका क्या होगा, अवशोषण। उसमें जो मिनरल्स होंगे, उसमें जो तत्व होंगे, उसमें जो पोषण होंगे, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद भाई साहब जो ब्लड के साथ उसका
मिश्रण होगा। अवशोषण होने के बाद वो किस में मिला दिया जाएगा, ब्लड में मिला दिया जाएगा, और ब्लड सबको सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। तो इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। अब बाबू साहब स्वांगीकरण हो गया, तो बाबू भोजन करते हो तो प्रतिदिन लैट्रिन जाते हो ना, तो जो बचा खुचा है आपका एनर्जी लेने के बाद भोजन से जो जो जरूरत थी वो प्रक्रिया इसके पहले तक समाप्त हो गई। अब जितना भी बचा है, आधा किलो 1 किलो जो खाए थे उसमें से जो 100 ग्राम 200 ग्राम बचा भैया, अब उसे जाके झाड़ा फिराओ। तो यही जो झाड़ा फिरोगे तो वही कहलाता है बहिष्करण, मतलब जो निकाल दिए बाबू वो क्या हो गया, बहिष्करण हो गया। ठीक है ना। पानी पिए थे, पसीना के रास्ते निकल गया, भोजन खाए थे, ठोस था, कार्बनिक यौगिक था, जाकर के झाड़ा फिराए बाबू, तो ये सारा बहिष्करण कहलाया। ठीक है ना, ये क्या कहलाया, बहिष्करण। तो बहिष्करण की पहले जो प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण से पहले क्या प्रक्रिया होती है, अवशोषण, अवशोषण से पहले प्रक्रिया क्या होती है, पाचन, पाचन से पहले की प्रक्रिया क्या होती है, भोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भोजन ग्रहण करने की बाद की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है, पाचन, पाचन के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, अवशोषण, अवशोषण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, बहिष्करण, बहिष्करण से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, बहिष्करण से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अवशोषण से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद अगला कि हम लोग कौन कौन से पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। टाइम कितना हुआ, 41। अब देखो, मान लो आप भी बना सकते हो ऐसे, ये है कौन बना, चलो देखते हैं कौन बनता है। ठीक है, ये कौन बना बाबू, बना कि बनी, ये बताओ, ये बना कि बनी, लग तो नहीं रहा कि बना, पता नहीं, दूसरे बीच वाला आ गया, ससुराल बीच वाला आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये मुन्ना भैया है, कौन है, मुन्ना भैया। अब ये मुन्ना भैया क्या खाते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, ये खाते हैं भाई साहब पहला नंबर, तो मान लो कि ये मांसाहारी है, ससुराल अंडा खाता होगा। क्या खाता होगा, अंडा। अंडा खाने के बाद इसे मांस खाने का मन करता होगा, क्या खाता होगा, मांस खाता होगा। मांस खाने के बाद भाई साहब क्या खाता होगा, भाई साहब और कुछ खाता होगा, हाँ दूध पीता होगा, दूध भी पी लेता होगा कभी कभार। दूध पीने के बाद और कुछ खाता, ससुराल अमीर आदमी है, पनीर भी खाता होगा। उसके अलावा और क्या, मूंगफली खूब पसंद है इसे, क्या खाता होगा, मूंगफली। क्या खाता होगा, मूंगफली। और भी क्या खाता होगा, मान लो, और अनाज भी खाता होगा, रोटी चावल तो खावे करता होगा, अनाज भी खाता होगा। और भी क्या खाता होगा, अनाज के अलावा, अनाज के अलावा और क्या खाता होगा, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, मूंगफली हो गया, अनाज हो गया। और क्या खाता होगा, और कुछ खाता होगा, और भी कुछ खाता होगा, सब्जी भी तो खाता होगा बाबू। क्या खाता होगा, सब्जी, सब्जी भी खाता होगा। तो ये भैया मुन्ना भैया नॉर्मली आपने देख लिया कि ये चीजें खाता है। ठीक है ना, मुन्ना भैया अनाज में सब आ जाएगा, सब्जी में सब आ जाएगा। एक चीज और लिख लेते हैं, फल भी तो खाता होगा कभी कभार, हाँ जूस उस पिए लेता होगा। तो ये इतना चीज सब खाता होगा। अभी तीन में जो बचा कुचा होगा अनाज में आ जाएगा, जो सब्जी में आ जाएगा, और कुछ फल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इतना चीज भैया ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, अब इतना ग्रहण करने के बाद ये इन्हें कौन कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, लिखो। इन्हें भाई साहब पहला नंबर तो हो सकता है कि इन्हें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। क्या हो, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो। भाई साहब इनको वसा प्राप्त होती हो, वसा भी मिलता हो। क्यों, दूध खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मक्खन भी लिख लो, मक्खन लिख लो, मक्खन लिख लो, घी लिख लो, हाँ घी लिख लो, खाता तो होगा करेगा भाई साहब। तो इतना चीज खाते, तो इन्हों कार्बोहाइड्रेट मिला, वसा मिला, और भी क्या मिलेगा भाई साहब, अमीनो अम्ल मिलता होगा। क्या मिलता होगा, अमीनो अम्ल मिलता होगा। क्या मिलता होगा, अमीनो अम्ल मिलता होगा। भाई साहब ये प्रोटीन भी मिलता होगा इनके खाने से। ठीक है ना, फल फूल खा रहे हैं तो भाई साहब और क्या मिलेगा, इनको मिलता होगा लवण मिलता होगा। क्या मिलता होगा, लवण मिलता होगा, खनिज मिलता होगा, खनिज मिलता होगा, मतलब विटामिन मिलता होगा। क्या मिलता होगा, ये इतना चीज मिलता होगा। मतलब एक कौन थे, मुन्ना भैया थे। अब मुन्ना भैया क्या खाए, घी खाए, मक्खन खाए, अंडा खाए, मांस खाए, दूध खाए, पनीर खाए, मूंगफली खाए, अनाज खाए, सब्जी खाए, फल खाए। इतना चीज खाने के बाद भैया को
कुछ क्या क्या मिल सकता है, संभावना क्या है कि भाई साहब कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, वसा मिल सकता है, अमीनो अम्ल मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, लवण मिल सकता है, खनिज मिल सकता है, विटामिन मिल सकता है। तो ये सारे तत्व, पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व इन्हें मिलता होगा। अब देखो क्या है कि इन भैया को ये कौन कौन सा काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना बाबू, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, इस कार्बोहाइड्रेट से इन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, पहली बात तो ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा खाने से इनको मिलती है ऊर्जा। अमीनो अम्ल और प्रोटीन क्या करता है शरीर में भाई साहब, ये करता है प्रोटीन और अमीनो अम्ल क्या करता है, ये करता है कोशिकाओं का मरम्मत। क्या करता है, कोशिका का मरम्मत, कोशिका का मरम्मत करता है। क्या करता है, कोशिका का मरम्मत करता है। क्या करता है, कोशिका का मरम्मत करता है, नए कोशिका के निर्माण में सहायता करता है, नए कोशिका के निर्माण में सहायता करता है, निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, तो ये काम करता है। अब देखो भाई साहब, ये जो लवण है, खनिज है, विटामिन है, क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, रोगों से लड़ता है। ऐसे लिख लो, अभी तो सब पढ़ना ही हम लोगों को एक एक करके। ठीक है, रोगों से लड़ता है या प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। देखो क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हो तो इनका काम क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा आपूर्ति करना होता है। क्या काम होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा आपूर्ति करना होता है। ठीक है ना, क्या काम होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का, हमारे शरीर को जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो कहां से पूरा होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। हम जो चीज खाते हैं, जैसे कि मान लो अंडा खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, ये सब किसके स्रोत होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और अमीनो अम्ल से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अमीनो अम्ल और प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। बाबू गाड़ियां लेकर 14 फरवरी के जो गए थे, तो गाड़ियां लेके गिर गए थे, तो खरोच लग गया था, हाथ टूट गया था, मांस इधर उधर हो गया था, तो उसकी फिर से भरपाई होती है ना। तो वो मरम्मत कौन करता है, किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। जिम जाते हो ना, मसल बनाते हो ना, मस्कुलर बनाते हो ना, उसमें किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो कोशिका का मरम्मत, नए कोशिका का निर्माण कौन करता है, तो हमारा प्रोटीन महोदय करते हैं। कौन करते हैं, प्रोटीन महोदय। और हमारे शरीर में भाई साहब लवण, खनिज, विटामिन, ये सब क्या करते हैं, ये सब भाई साहब रोगों से लड़ने का क्षमता पैदा करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बाबू फल फूल सब्जियां खाया करो, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, खनिज, विटामिन, लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। ठीक है, लिख लो। हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, लवण, खनिज, विटामिन पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है ना, ये हमारा होगा कर्म। ठीक है, तो ये हमारे पहले ये इसका ब्यौरा देख लो कि मतलब ये कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हो गया। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, अब डालो हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। कितना टाइम हुआ है, 47। अभी 47 हुआ है। अब डालो हेडिंग कार्बोहाइड्रेट, अब डालो हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखो, पहला पॉइंट इसके बारे में लिखो। यह कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। किससे बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो तीसरा पॉइंट, ये ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के द्वितीय स्रोत होते हैं। तो प्राथमिक स्रोत कौन होता है, यहीं पर नोट करके लिख लो। नोट, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा प्राप्ति के प्राथमिक स्रोत कौन होता है, स्रोत वसा होता है। बाबू क्यों, अब देखो वसा होता है, ध्यान से समझना। देखो ऐसा क्यों किया गया है, देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कितना ऊर्जा मिल रहा है, 4.2 किलो कैलोरी मिल रही है। और देखो 1 ग्राम अगर हम वसा खाते हैं तो क्या कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी मिलता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसे, कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत। अब देखो, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ऊर्जा हमारे भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो आपको क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट की। क्या मतलब घी खाओगे पेट भर, नहीं खाते हो ना, तो घी नहीं पेट भर खाओगे क्या, चावल दाल रोटी, यही तो खाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के आधार पे अगर पूछेगा तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा, ये 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, तो आपको लगाना है वसा। क्यों, क्योंकि देखो 1 ग्राम वसा खाने पे 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को द्वितीयक मानते हैं और वसा को ऊर्जा प्राप्ति का प्राथमिक स्रोत मानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर लिख लो बाबू, लगे हाथ विटामिन प्रोटीन का लिख लो, यहीं पर लिख लो प्रोटीन का। प्रोटीन में कितना होता है, 1 ग्राम प्रोटीन अगर खाओगे तो कितना मिलेगा, यहीं पर 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो 9.1 किलो कैलोरी मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर तीनों आपका हो गया। पूछता है कि बताओ 1 ग्राम वसा खाने पर कितना मिलेगा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर कितना ऊर्जा मिलेगी, और ये सारा पूछता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोज खाने से कितना मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम वसा खाने पर कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर कितना ऊर्जा मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। कितना मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर कितना मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके और एक लेवल आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहां तक लिख लिया आप लोग। अब देखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लिखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो पहला लिखो मोनोसैकेराइड। दूसरा लिखो डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और तीसरा लिखो पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लिखो इसके बारे में, लिखो विशेषता इनकी लिखो। ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखो, जल में कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। सैकेराइड का मतलब बाबू यहाँ मीठापन से है, ठीक है ना।
तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग इसके, जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये उदाहरण ही आपसे पूछा जाएगा, आपको बड़े ध्यान से ये याद करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे लिखो, पहला देखो, उदाहरण के तौर पे लिखो राइबोज शर्करा, राइबोज लिखो, राइबोज शर्करा कहां होता है, आर्यन्य में पाया जाता है। कहां पर है, आर्यन्य में उपस्थित होता है। दूसरा लिखो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये कहां पाया जाता है बाबू, ये डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक है ना, ये डीएनए में उपस्थित होता है। तीसरा लिखो जाइलोज, तीसरा लिखो जाइलोज, भूसे में, गेहूं के भूसे में, गेहूं के भूसे में क्या होता है, गेहूं के भूसे में होता है। जाइलोज कहां होता है, गेहूं के भूसे में। तीसरा लिखो। चौथा लिखो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। चौथा, पांचवा लिखो फ्रैक्टोज, पांचवा लिखो फ्रैक्टोज, पांचवा लिखो फ्रैक्टोज। छठा लिखो बाबू, छठा लिखो ग्लैक्टोज, ठीक है, छठा लिखो ग्लैक्टोज। अब ग्लूकोज को लिखो, ग्लूकोज को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, और इसे एक नाम से और जाना जाता है, ग्रेप्स शुगर के नाम से। किस नाम से, ग्रेप्स शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। और लिखो, अभी समझा रहे हैं, फ्रैक्टोज, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। लिखो, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अगला लिखो, इसे हनी शुगर भी कहते हैं, हनी शुगर भी कहते हैं, ठीक है, हनी शुगर भी कहते हैं। और ये लिखो, दूध में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, बच्चों के दूध में पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में पाया जाता है। लिख लो, ये एंजाइम है एक तरह का, बच्चों में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। तो ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड का उदाहरण। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, तो स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड जल में कैसे होते हैं, घुलनशील, मतलब जल में अगर डाल दोगे तो ये घुल जाएंगे, जल के साथ ये क्रिया करके घुल जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछता है बाबू कि बताओ राइबोज शर्करा किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज शर्करा किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये मोनोसैकेराइड है। राइबोज शर्करा किस प्रकार का सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण। जाइलोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। जाइलोज किसमें पाया जाता है, गेहूं का जो भूसा होता है ना, उसे खा करके पशु खूब मस्त होते हैं बाबू। क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें जाइलोज नामक शर्करा पाया जाता है, और वही शर्करा उस भूसे को मीठा प्रदान करता है, ठीक है ना, मीठापन करता है, ठीक है ना, मीठापन प्रदान करता है। इसी वजह से पशु क्या करते हैं कि भूसे को बड़े चाव से खाते हैं। क्यों, इसी वजह से भूसे को क्या करते हैं, खाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जाइलोज नामक शर्करा पाया जाता है, जो उस भूसे को मीठापन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, भूसे, गेहूं के भूसे में पाया जाता है क्या, जाइलोज नामक शर्करा। अब बाबू साहब देखो, ये ग्लूकोज है, जो हमारे ब्लड होता है, हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, उस ब्लड में भी हमारे ग्लूकोज पाया जाता है। उसी के नाम पर क्या रखा गया, ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में भी क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसकी वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, ब्लड शुगर। तो पूछेगा कि बताओ किसे ब्लड शुगर कहते हैं, इसी को ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं, क्योंकि अंगूर में भी कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोज ही पाया जाता है। अंगूर में भी क्या पाया जाता है, ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो इसी वजह से इसे ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज जानते हो, जो फ्रूट होता है, मतलब फल होता है, उस फल में क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। हनी में भी फ्रूट शुगर पाया जाता है, इसी वजह से इसे हनी शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, हनी शुगर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ हनी शुगर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हनी शुगर, तो फ्रैक्टोज को। फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं बाबू, हनी शुगर कहते हैं। फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं, हनी शुगर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ग्लैक्टोज होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, कि मतलब 3 महीने से पहले या 6 महीने तक के बच्चों को, वो क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं। और वो उल्टी कैसी होती है, जैसे दूध पीते हैं वो दही के रूप में उल्टी कर देते हैं। वो क्यों होता है,
इसी ग्लैक्टोज नामक जो एंजाइम होता है उन बच्चों में कम हो जाता है। इसके पीछे एक कारण ये होता है कि जो माँ होती है ना, वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो नेपुल का प्रयोग करती हैं, उस नेपुल को सही से नहीं धो पाती, और सही से नहीं धोने की वजह से उसमें वो उसके साथ हानिकारक तत्व भी अंदर चला जाता है, और वे क्या करते हैं, इस ग्लैक्टोज नामक एंजाइम को कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, उल्टी करते हैं। हालांकि ये एक कारण नहीं है, हालांकि नॉर्मली ये होता है कि 3 महीने तक बच्चे उल्टी करते रहते हैं, कि माना जाता है कि 3 महीने तक बच्चे उल्टी कर रहे हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि ये एंजाइम कम हो जाता है, और वो किसकी वजह से, माँ वो नेपुल को सही से नहीं धोती है, जिसकी वजह से गंदगी पेट में चला जाता है बच्चे के, और ये एंजाइम कम हो जाता है, तो इस वजह से वो बच्चा उल्टी करता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान रख सकते हो कि मतलब ये नेपुल को बड़े सावधानी से धुलो, पानी गर्म करके धुलो, और ऐसा नहीं कि मतलब आज ही पिलाए हो कि अभी तो धुले थे सुबह में, ऐसा नहीं, जितनी बार पिलाओ, अगर 2-4 घंटे का गैप हो रहा है तो आप उसे धुल सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि अगर ये समस्या होगी तो इससे बच्चे में सुधार हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो बच्चे में ये दिक्कत, तो बच्चों में होता है ग्लैक्टोज शुगर। तो ये पूछता है कि बताओ कि राइबोज किसका उदाहरण है, तो मोनोसैकेराइड का। डीऑक्सीराइबोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का। जाइलोज किसका उदाहरण है, मोनोसाइक्रोज का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का। फ्रैक्टोज उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके उदाहरण है, ठीक है ना। और इनका पूछेगा कि बताओ ग्रेप्स शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को ही ग्रेप्स शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो ब्लड शुगर भी किसे कहते हैं, ग्लूकोज को ही कहते हैं। फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं। और हनी शुगर किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को। अब एक लाइन और लिख लो कि सबसे मीठा होता है कौन, हनी शुगर या फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर या हनी शुगर क्या होते हैं, सबसे मीठे होते हैं। लिखो, सबसे मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा चीनी खाओ, भेली खाओ, बाकी चीज खाओ, तो सबसे ज्यादा मीठा क्या लगता है, सबसे ज्यादा शहद ही मीठा लगता है। सबसे ज्यादा क्या लगता है, शहद ही सबसे ज्यादा मीठा होता है। सबसे ज्यादा मीठा आप क्या देखते हो, शहद। तो शहद, इसी के नाम पर भी हनी शुगर भी पड़ा है। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या हम लोगों ने देखा, मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड में सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और लाइपोज, जाइलोज। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। तो आप लोग ये लिख लो, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड। कौन देखते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक है ना। अब डाइसैकेराइड में देखो, लिखो पहला सुक्रोज। सुक्रोज लिखो। सुक्रोज किसमें पाया जाता है, सुक्रोज किसमें पाया जाता है, सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गन्ना एवं चुकंदर में। किसमें पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। देखो, सुक्रोज को श्वेत शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत शुगर एवं किचन शुगर कहते हैं, एवं किचन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना, किचन शुगर। अब बाबू क्यों, देखो ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, गन्ना, और क्या है, चुकंदर। बाबू इस गन्ने से क्या बनाया जाता है, चीनी, और चीनी का रंग कैसा होता है, सफेद। इसी वजह से इसे क्या कह देते हैं कि ये क्या है, श्वेत शुगर है। क्या है, श्वेत शुगर। अब भाई साहब चीनी का इस्तेमाल कहां होता है, हमारे किचन में। तो इसी वजह से इसे क्या नाम दे दिया गया कि ये किचन शुगर है। क्या है, किचन शुगर। तो पूछेगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कि बताओ किचन शुगर किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, तो आप किसको कहेंगे, सुक्रोज को ही क्या कहते हैं, किचन शुगर के रूप में जाना जाता है। किसे कहा जाता है, किचन शुगर के रूप में किसे जाना जाता है, सुक्रोज को। किसे जाना जाता है, सुक्रोज को। किस रूप में जाना जाता है, किचन शुगर के रूप में सुक्रोज को। किसे जाना जाता है, सुक्रोज को। और सुक्रोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, चुकंदर और गन्ने में। किसमें होता है, चुकंदर और गन्ने में। किसमें होता है, चुकंदर और गन्ने में। तो गन्ने से क्या बनाया जाता है, चीनी। चीनी की वजह से इसे हम क्या नाम दे देते हैं, श्वेत शुगर। और चीनी का इस्तेमाल हमारे किचन में होता है, इसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, किचन शुगर। तो सुक्रोज का अन्य नाम क्या है, श्वेत शुगर और किचन शुगर। क्या नाम है, श्वेत शुगर और किचन शुगर। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला लिखो लैक्टोज। अगला है डाइसैकेराइड में दूसरा लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है। अगला लिखो लैक्टोज। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है बाबू। किसमें, दूध में। दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। क्या, मिल्क शुगर कहते हैं। लिखो
इसलिए इसे लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। क्यों? क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, इसी वजह से इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। ऐसे आपसे संज्ञा वाला प्रश्न ही पूछा जाएगा, बताओ मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप बड़े सावधानी से इसे पढ़िए, ठीक है ना। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, तो दूध की वजह से इसे मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। लिखो तीसरा, लिखो अगला माल्टोज, लिख लो अगला माल्टोज, लिखो माल्टोज। क्या, माल्टोज। ये किस में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। अनाजों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अनाजों में। इसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, ग्रेन शुगर। ग्रेन शुगर। जब आप खाना खाते हो, चावल गेहूं कुछ खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, तो उसका स्वाद कैसा होता है बाबू, उसका स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है, उसका स्वाद मीठा होता है। क्यों होता है, उसमें क्या पाया जाता है, माल्टोज नामक सुक्रोज, माल्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माल्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। माल्टोज नामक क्या पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज में अनाज। तो बताओ सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज किसके उदाहरण है, डाइसैकेराइड के। और डाइसैकेराइड के बारे में एक बात और लिख लो, ये अभी जल में घुले, यह अभी जल में घुलनशील है, घुलनशील है। और लिख लो, यह जल में घुलनशील है और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है, स्वाद में मीठे होते हैं। ये भी, यही वाला विशेषता यहां भी लिख लेना, ठीक है ना। डाइसैकेराइड में देखो, जब दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। जब दो ग्लूकोज के अणु मिलते हैं, मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड। और जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड। क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला वाला, डाइसैकेराइड के बाद अगला क्या है, पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताओ सुक्रोज किसका उदाहरण है, डाइसैकेराइड का। लैक्टोज किसका उदाहरण है, डाइसैकेराइड का। माल्टोज किसका उदाहरण है, डाइसैकेराइड का। अब गहराई में घुसेगा तो बोलेगा सुक्रोज को, और सुक्रोज किसमें पाया जाता है, गन्ना में और चुकंदर में। सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, श्वेत शुगर के नाम से जानता है। सुक्रोज को किस नाम से जाना, किचन शुगर के नाम से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग लिख लेते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड जो होता है, जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। जब मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। देखो ये जल में घुलनशील भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अल्प घुलनशील होते हैं, मतलब पूर्णतः ये घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है कि ये जल में घुलनशील भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो पॉलीसैकेराइड के हम डायरेक्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे आपको लिखना होता है पॉलीसैकेराइड का पहला, जैसे आपने सुना होगा नाम, और सेलुलोज। सेलुलोज भी किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज जो पौधे में पाया जाता है, पौधों की, आप कोशिका वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हमने सेलुलोज एकदम बकायदा पढ़ाया है। सेलुलोज क्या होता है, जैसे कागज जिससे बनता है, कागज बनता है वो किसका होता है, सेलुलोज का होता है। फर्नीचर किसका बनता है, सेलुलोज का होता है। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। करेंसी किसके बने, नोट किसकी बने होते हैं, सेलुलोज का बना होता है। कागज किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये सारी चीज किसके बने होते हैं, सब मतलब जो हमने आपको बताया ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, पौधे का जो पौधे में पौधा जो होता है उसका ऊपरी परत और जो चीज बनी होती है वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के ही बने होते हैं, ठीक है ना। फर्नीचर जो बनता है लकड़ी का, ये सब किसमें बनता है, सेलुलोज के ही होते हैं, ठीक है ना। रुई, सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप रुई होता है। सेलुलोज का सबसे शुद्ध रूप रुई होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि सेलुलोज किसका उदाहरण है, तो पॉलीसैकेराइड का। सेलुलोज किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का। दूसरा लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, अगला ग्लाइकोजन है। क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है ना। अब देखो ग्लाइकोजन क्या होता है, जब आप अपने शरीर में, जब आप कहीं मान लो कि शादी ब्याह होता है बाबू, तो क्या होता है, जाते हो और रसगुल्ला और छेना और सब कुछ रखा रहता है भाई साहब, और धड़ाई के 3-4 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला मार दिए बाबू। अब जैसे रसगुल्ला इतना 4-5 खाए बाबू, तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या होगा,
ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ओ बाबू जब बताओ, जब लाते हो मुर्गा घर पे और लाते हो 1 किलो और खाते हो 1 पौवा तो 3 पौवा बच जाता है तो क्या फेंक देते हो? नहीं, उसे कहां रख देते हो? फ्रिज में संचित कर देते हो। उसी प्रकार जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है बाबू, तो वो ग्लूकोज कहां संचित होता है? तो लीवर हमारा क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के अपने यकृत में, अपने लीवर के अंदर संचित कर लेता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और फिर जब कभी कमी होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हमें ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है। मतलब पहले खाए थे क्या? ग्लूकोज, और परिवर्तित किसमें हो गया? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में जब ज्यादा खा लिए तो किसमें परिवर्तित हो गया? ग्लाइकोजन में। अब फिर जब कभी हमें कमी होता है तो फिर ये ग्लाइकोजन किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में। तो इस प्रकार ग्लाइकोजन भी किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। किसका है? पॉलीसैकेराइड का। तीसरा लिखो स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च किसमें पाया जाता है? आपने सुना होगा आलू, आलू नाम सुने हो? आलू और चावल में, चावल में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। मंड, स्टार्च को क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च को मंड कहते हैं। मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। और ये स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू में भी पाया जाता है और चावल में भी पाया जाता है। स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू और चावल में, ठीक है ना। तो स्टार्च जो होता है ये भी किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। तो यही आपको ध्यान में रखना, यही पूछेगा कि स्टार्च किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का। तो आपको लगा कर आना है किसका? ये पॉलीसैकेराइड का। देखो अब लिखो नोट करके, इसी के नीचे लिखो नोट, लिखो दवा कैप्सूल। कैप्सूल का ऊपरी परत, जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल होता है, कैप्सूल आप देखते हो, कैप्सूल खाते हो तो कैप्सूल को ऐसे खोल देते हो ना बाबू, उसके अंदर में बुरादा भरा रहता है, वो दवा होता है। लेकिन वो जो ऊपर वाला परत होता है, कैप्सूल की ऊपरी परत होती है, वो किसका बना होता है? वो भी स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन पूछा है तो बताओ, कैप्सूल की ऊपरी परत भी स्टार्च का बना होता है। लिखो कैप्सूल का कवर स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है, ठीक है। स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है कौन? जो कैप्सूल का ऊपरी परत होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काइटिन लिख लो, एक और लिख लो, 4 हो जाएगा। काइटिन, काइटिन लिखो। काइटिन जो होता है ना, जो कीट पतंग होते हैं ना, उन कीट पतंगों का ऊपरी परत जो होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और ये काइटिन किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। तो इस प्रकार आपका हम लोगों का, और ये कार्बोहाइड्रेट हुआ समाप्त। कार्बोहाइड्रेट हुआ समाप्त। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा देखो क्या क्या आपको इसमें देखना है। ये एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे, अधिकतर चीजें एग्जाम्पल ही पाए जाएंगे। सुक्रोज को क्या कहते हैं? श्वेत शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज को श्वेत शुगर या किचन शुगर कहते हैं। उसके अलावा लैक्टोज कहां पाया जाता है? दूध में, तो इस वजह से इसे मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज किसका उदाहरण है? तो डाइसैकेराइड का। लैक्टोज किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का। माल्टोज किसमें पाया जाता है? अनाजों में पाया जाता है, इसे ग्रेन शुगर कहते हैं। और माल्टोज किसका उदाहरण? डाइसैकेराइड का। उसके बाद सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, कैप्सूल और काइटिन, ये किसके उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों का क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हो गया समाप्त, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ है? 11 मिनट अभी बचा है? अच्छा, एक, चलो। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वसा। अगला टॉपिक हम लोगों का है वसा। उम्मीद है कि कार्बोहाइड्रेट से अगर आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन अब तो आयोग के ऊपर है, आयोग कैसा क्वेश्चन पूछता है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगला हम लोगों का टॉपिक है, देखो वसा। देखो हेडिंग डालो वसा।
देखो वसा के लिए हम लोगों का मान लीजिए फिर से वही व्यक्ति बन गए, इन्हें वसा खिलाना है तो क्या करेंगे, बेचारा वसा खाए। वसा के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, घी खा सकता है भाई साहब, क्या खा सकता है, घी, मक्खन, क्या खा सकता है ये, मक्खन खा सकता है, तेल खा सकता है, कौन सा तेल, सरसों का तेल खा सकता है, सरसों का तेल खा सकता है। मांस में भी भाई साहब पाया जाता है, चर्बी में भी पाया जाता है, मांस चर्बी एक ही है लेकिन लिख लो, मांस चर्बी ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब वसा के। तो इस प्रकार इसे क्या मिलेगा भाई साहब, वसा मिलेगा, वसा की प्राप्ति हो जाएगी भाई साहब। ये सब खाने से क्या मिल जाएगा, इसे वसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें, और आपको बताया कि एक ये किसके बने होते हैं, देखो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और 1 ग्राम लिखाई दिए, 1 ग्राम वसा खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा खाने से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। 1 ग्राम वसा खाने से क्या क्या मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या होती है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना होता है। लिख लिए। अब हम लोग सीधे आते हैं वसा के प्रकार पर। अब लिखो वसा के प्रकार, ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वसा 3 प्रकार की होती है, लिखो। एक होती है संतृप्त वसा, लिखो संतृप्त, यही क्वेश्चन पूछता है कि संतृप्त वसा कौन सी होती है, संतृप्त वसा। अगला लिखो संतृप्त वसा के बाद लिखो असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अगला लिखो ट्रांसफैट। ये दोनों प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और ये तीसरा वाला हाँ प्रयोगशाला में बनाया गया। अब देखो ट्रांसफैट में संतृप्त वसा कौन सी वसा होती है, जो 18 से लेकर के कहीं कहीं 20 मिलेगा, कहीं कहीं 22 मिलेगा, ठीक है ना। 18 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तापमान 18 से 20 डिग्री तापमान पर या सामान्य तापमान पर क्या होता है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाए अवस्था में, ये लिख लो 22 कर लो, 18 से 22 कर लो, पाया जाता है उसे संतृप्त वसा कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं, ठीक है। अब बताओ संतृप्त वसा कौन कौन से होते हैं, जो सामान्य तापमान पे क्या हो, ठोस अवस्था में, सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संतृप्त वसा कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे सीधे पूछेगा कि संतृप्त वसा किसे कहते हैं, तो संतृप्त वसा सामान्य तापमान पर जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त वसा। वह वसा जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाए उसे क्या कहेंगे, संतृप्त वसा कहेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, बताओ कौन कौन से ठोस हैं, जो वसा है और ठोस भी है, बता सकते हो, क्या क्या हो सकता है बताओ। सामान्य तापमान पर कौन से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ है, अरे घी है, पहला नंबर तो घी है बाबू। सामान्य ताप पर कैसा होता है, ठीक घी है। चर्बी नहीं जानते हो, चर्बी कैसा है, घी है, चर्बी है, और क्या हो सकता है, घी है, चर्बी है, और नारियल का तेल देखे हो। अब आप लोग कहोगे कि नारियल का तेल सर जी वो तो तरल अवस्था में होता है, शुद्ध रूप जब देखोगे ना तो ठोस ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, ठोस ही मिलेगा, वो तरल अवस्था में सामान्य ताप पर नहीं होता, ठीक है ना। तो लिखो नारियल का तेल, नारियल का तेल भी कैसा होता है, सामान्य ताप पर ठोस होता है। यही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तरल होता है नहीं। और लिखो सामान्य ताप पर नारियल का तेल हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गया, मक्खन नाम सुने हो, मक्खन भी कैसा होता है, सामान्य ताप पर ठोस होता है, ठीक है। कैसा होता है, मक्खन भी कैसा होता है, सामान्य ताप पर कैसा होता है, ठोस होता है। तो ये सारी चीज, और मांस में भी थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि मांस में भी पाया जाता है क्या,
वसा पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है वसा, तो वो भी कैसा होता है, ठोस ही होता है। तो आपको ये सारे, घी कैसा होता है, संतृप्त वसा। घी क्या ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ घी क्या है, संतृप्त वसा है या असंतृप्त है या ट्रांस फैट है, क्या है, तो घी क्या है, संतृप्त वसा है। घी क्या है, संतृप्त वसा। चर्बी क्या है, संतृप्त वसा है। नारियल क्या है, संतृप्त वसा है। मक्खन क्या है, संतृप्त वसा। मांस क्या है, संतृप्त वसा। तो मांस में जो पाया जाने वाला वसा वो किस प्रकार का वसा का उदाहरण है, ये भी संतृप्त वसा का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मक्खन भी किस प्रकार का वसा का उदाहरण है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। मांस है, मक्खन भी किस प्रकार का, संतृप्त वसा। घी कैसा है, संतृप्त वसा। ये सब के सब सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नारियल आपको भूल रहे होंगे कि नारियल में किस चीज होता है कि नहीं, नारियल होता है। और एक चीज और लिख लो, ताड़ का तेल। ताड़ का तेल भी सामान्य ताप पर कैसा होता है, ठोस होता है। देखो ताड़ का तेल, पाम ऑयल इसे कहते हैं, ताड़ का तेल। ताड़ का तेल भी किस में आता है, संतृप्त वसा में आता है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ताड़ का तेल किस प्रकार का वसा है, तो संतृप्त वसा है। ताड़ का तेल किसका उदाहरण है, संतृप्त वसा का। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यही उदाहरण ही आपको फायदेमंद पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यही सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब लिखो असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा लिखो, लिखो असंतृप्त वसा में जो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तरल अवस्था में, अवस्था में क्या होते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं। देखो पाए जाते हैं, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब बताओ ऐसे क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में लो, उदाहरण के रूप में, तो उदाहरण में कौन कौन सा शामिल होगा, बताओ कि जो ताप सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, तरल होते हैं और वसा है। तो बाबू सबसे पहले लिखो सरसों का तेल। सरसों का तेल किस में आएगा, इसी में आएगा, कभी वो ठोस नहीं होता। सरसों का तेल, सरसों का तेल किस में आएगा, सरसों का तेल किस में आएगा, असंतृप्त में। किस में आएगा, सरसों का तेल। उसके अलावा और क्या आएगा, मछली का तेल किस में आता है, मछली का तेल, टीसी का तेल। और उसके अलावा नारियल नारियल का है, उसके अलावा जैतून का तेल लिखो, जैतून का तेल लिखो। जैतून का तेल भी किसमें आएगा, जितने खाद्य आयल हैं सब, वनस्पति तेल सब इसमें आएंगे। अब जितने भी खाद्य तेल हैं सब इसमें आएंगे। उसके बाद सोयाबीन का तेल लिखो, लिखो सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का भी तेल किसमें आएगा, अब इसी में आएगा। जैतून हो गया, ताड़ हो गया, मछली हो गया, सरसों हो गया, और ये सारे तेल आएंगे, ठीक है ना। सोयाबीन का तेल और जैतून हो गया, और कुछ बचा है इसमें, मछली का तेल हो गया। सूर्यमुखी और मूंगफली भी लिख लो, सूर्यमुखी और मूंगफली। सूर्यमुखी का तेल, मुखी का तेल, और सोयाबीन हो गया, मूंगफली का तेल। छठा मूंगफली का तेल लिख लो, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। तो ये सब किस में आएंगे बाबू, ये सब के सब आएंगे असंतृप्त में, क्योंकि ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होंगे। आपने सरसों के तेल को कभी भी नहीं देखा होगा कि ठोस अवस्था में पाया जाए। मछली का तेल भी किसी में कभी कहीं नहीं देखा होगा। जैतून भी हमेशा तरल देखे होंगे। सोयाबीन का भी तेल हमेशा आपने तरल अवस्था में देखा होगा। सूर्यमुखी का तेल भी आपने देखा होगा कि हमेशा तरल अवस्था में पाए जाते हैं। मूंगफली का तेल भी आपने देखा होगा कि ये तरल अवस्था में भी तरल अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये सारे तेल हो गए आपके। और एक और होता है तिल का भी तेल, लिख लो इसी में तिल का तेल भी किसमें आता है, असंतृप्त वसा में आता है। अब इसके अलावा हम लोगों का एक बच गया ट्रांसफैट। तो हम लोग अब देख लेते हैं ट्रांसफैट। तो ये देखो, अच्छा एक चीज बताओ, देखकर बताओ, घी, चर्बी, नारियल का तेल, मक्खन, ये सब ज्यादा नुकसानदेह है कि बताओ ये वाले नुकसानदेह। तो सबसे अधिक असंतृप्त तेल का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब हम लोग ये सरसों का तेल, मछली का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल हमारे सेहत के लिए कम हानिकारक होते हैं। और जबकि घी, मक्खन बहुत ज्यादा खा लोगे तो ससुरा खकोर के पेटवा झरा देगा, ठीक है ना, तो लूज मोशन हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता है। हमारे लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत किसका उपयोग ज्यादा किया जाता है हमारे लिए, ये वाला तेल। क्यों, क्योंकि ये कम नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा खोलोगे तो ससुरा धमनिया का अड़कन पैदा कर दी, और फिर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, फिर धमनियों में फिर क्या होगा, वही हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी वजह से घी, चर्बी, नारियल ये वाला सब कम खाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रहे आपको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसफैट। और ये दोनों क्या कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और ये ट्रांसफैट क्या किया गया, लैब में बनाया गया। तो हम लोग देख लेते हैं, ये सब हम मिटा देते हैं थोड़ा सा।
अब लिखो ट्रांस फैट, हेडिंग डालो ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, अब देखो ट्रांस फैट क्या है, देखो वनस्पति तेल, देखो वही जो अभी हम लोग लिखा वो सब क्या थे, वनस्पति तेल के उदाहरण थे। जब वनस्पति तेल में क्या प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। किसके उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर। कैसे, उच्च तापमान पर। तो क्या हमें प्राप्त होता है, ट्रांस फैट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, ट्रांस फैट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ट्रांस फैट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डालडा कहते हैं। ठीक है ना, डालडा क्या कहते हैं हम लोग, डालडा। जब वनस्पति तेल में कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। कौन से उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक पर उपयोग किया जाता है। कौन से तापमान पे, उच्च तापमान पे, लगभग 120 सेंटीग्रेड के तापमान पर लगभग से। तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस फैट मिलता है। क्या मिलता है, डालडा। तो बताओ डालडा किस प्रकार का उदाहरण है, डालडा एक ट्रांस फैट का उदाहरण। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ डालडा क्या है, डालडा एक ट्रांस फैट है। आप बिल्कुल मत लगा के आना कि डालडा ठोस होता है तो इसका मतलब ये संतृप्त वसा होगा। संतृप्त वसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि संतृप्त वसा बिल्कुल नहीं है। ये किसका उदाहरण है बाबू, ये किसका उदाहरण है, डालडा। डालडा ट्रांस फैट का उदाहरण है। तो एकदम ये नहीं कि डालडा तो ठोस होता है, एकदम आप संतृप्त वसा लगा कर जाएंगे ना, ना बाबू। आपको क्या लगा कर जाना है, ट्रांस फैट लगा कर जाना है डालडा के बारे में। और डालडा कैसे बनाया जा रहा है, लैब में। और डालडा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे धमनियों को ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करता है इस वजह से हार्ट अटैक की समस्या पैदा होता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डालडा ना खाओ, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होती है तो ये हमारी धमनियों में जाकर के चिपकता है, और चिपकता है तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो हमारे हृदय के लिए ऑक्सीजन कम पहुंचता है। इसी वजह से ब्लॉकेज की समस्या पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आएगा और धांधे चले जाओगे। इसी वजह से डालडा मत खाया करो। ठीक है ना, असंतृप्त वसा ज्यादा खाया करो। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांस फैट का कहानी। तो ट्रांस फैट में क्या आता है, ट्रांस फैट, डालडा किसका उदाहरण है, ट्रांस फैट का। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछेगा कि बताओ डालडा क्या है, तो डालडा ट्रांस फैट है। क्या है, डालडा ट्रांस फैट है, यही पूछेगा आपसे। अब हम लोगों को पढ़ना अगला हो गया वसा हम लोगों का। अब हम लोगों को पढ़ना है अगला क्या, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन पढ़ लेते हैं। अब हम लोग प्रोटीन पढ़ लेते हैं, प्रोटीन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे विटामिन। प्रोटीन पढ़ लो, चलो बाबू। लिखो प्रोटीन, लिखो प्रोटीन, लिखो लिखो इसका निर्माण, लिखो इसका निर्माण देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन से होता है। ठीक है ना, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन भाई साहब इसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो यही एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब बाकी चीजों से अलग क्या है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। बाकी तीन में तो, बाकी दो में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वसा में भी पाया गया और कार्बोहाइड्रेट में भी पाया गया, लेकिन इसमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। क्या मिल गया बाबू, नाइट्रोजन मिल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन का, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन का पहला ही सेगमेंट क्या हो जाता है कि इसमें एक नया चीज ऐड हो गया, क्या, नाइट्रोजन।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके जो प्रोटीन होता है उसके 1 ग्राम प्रोटीन में कितना ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना मिलता है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना मिलता है बाबू? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तीसरा पॉइंट देखो, यह शरीर की मरम्मत करता है, शरीर का मरम्मत करता है, ठीक है ना, शरीर का मरम्मत करता है। जहां भी मान लो कि कोशिकाओं की टूट फूट होती है, उस टूट फूट कोशिकाओं को भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। मांसपेशियों को आकार कौन देता है? प्रोटीन करता है। तो ये सारे काम इसके होते हैं, ठीक है ना। लिखो अब प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग, लिखो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, लिखो अब यहीं से लिख लो, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, यही प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। देखो छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में, दोनों में होता है। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में और बड़े बच्चे में। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा है, 6 साल का है और ये 6 से 18 साल का है, तो ऐसे इस आधार पे छोटे बच्चे में क्या होगा? अगर छोटा बच्चा है तो इसमें हो जाएगा क्वाशियोरकर। कौन सा रोग? क्वाशियोरकर। कौन सा रोग होगा बाबू? क्वाशियोरकर रोग होगा। कौन सा रोग? क्वाशियोरकर। और बड़े बच्चे में क्या होगा? मरासमस रोग, मरासमस रोग, ठीक ना। तो प्रोटीन की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर और मरासमस। इसमें क्या होता है कि बच्चे की लंबाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता है, और प्रोटीन नहीं मिल पाता तो शरीर का बेहतर विकास, समुचित विकास नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है कि बड़े वाले मरासमस वाले में कि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा भी कम मिलता है, और प्रोटीन भी नहीं मिलता है प्रॉपर और ऊर्जा भी नहीं मिल पाता। इसकी वजह से उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है बाबू? मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो पूरे हमारे शरीर को कुल मिला के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। हमारे शरीर को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, जिसमें से 10 हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, शरीर स्वयं बना लेता है, लेकिन 10 हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे पनीर खाना पड़ता है, अंडा खाना पड़ता है, उसके बाद दूध पीना पड़ता है, मांस खाना पड़ता है। उसके लिए हमें 10 बाहर से, मतलब शरीर स्वयं बना लेती है, इसके लिए अनअसेंशियल है। लेकिन ये इसेंशियल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। और अमीनो अम्ल से ही आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। जब आप कोशिका वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें हमने पढ़ाया है। तो कोशिका वाले चैप्टर में अमीनो अम्ल से क्या बनता है? शरीर प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अमीनो अम्ल है ये 10 हमारे शरीर में बनता है और 10 हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो टोटल हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी हो जाती है? 20। कितना हो जाता है? 20। हमारे शरीर में, हमारे शरीर को कुल कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। हमारा शरीर खुद कितना अमीनो अम्ल बना लेता है? तो 10 बना लेता है। हमें बाहर से कितना अमीनो अम्ल लेना पड़ता है? 10 लेना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा शरीर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बनाता है? 10। और यही अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। जैसे मान लो आप पनीर खा लिए, पनीर खाते हो तो पनीर किसमें टूटेगा? पनीर टूटेगा अमीनो अम्ल में। किसमें टूटेगा? अमीनो अम्ल में। फिर अमीनो अम्ल से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। अमीनो अम्ल से क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है। इस प्रकार क्रिया होती है। तो अमीनो अम्ल कुल मिला के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर को चाहिए। 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है, 10 हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे पनीर, घी, मक्खन इत्यादि, जहां जहां भी दूध, अंडा, मछली और मांस, ये सारी चीजों से हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। सोयाबीन के दाने, ये सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ चीजें हैं जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लो कि कौन कौन से चीजों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाए जाते हैं, तो अलग है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अनाजों में कौन सा पाया जाता है प्रोटीन? ये पूछ सकता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो लिख लो। ठीक है, लिखो केसीन प्रोटीन। पहला लिखो केसीन प्रोटीन। आपको पता है पहला नंबर तो केसीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है?
आपका पाया जाता है दूध में। किसमें पाया जाता है? केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूसरा लिखो ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ग्लूटेन प्रोटीन किसमें पाया जाता है बाबू? अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अनाजों में पाया जाता है। अनाजों में किसमें? गेहूं में खास करके, ठीक है ना। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन प्रोटीन। लिखो केराटिन प्रोटीन, लिखो केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन, प्रोटीन जो केराटिन प्रोटीन है बाबू, ये कहां पाया जाता है? आपने देखो नाखून में, कहां पाया जाता है? नाखून में। नाखून में सींग नाम सुने हो? जानवरों का जो सींग होता है, क्या होता है? सींग। सींग, सींग में खूर देखे हो ना? खूर, खुर पका मुंह पका वाला नाम जो सुने, खूर में पाया जाता है। बाल देखे हो ना? बाल, हमारे बालों में भी क्या पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नाखून, खुर, सींग, बाल में क्या पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाखून, खुर, सींग, बाल में क्या पाया जाता है? केराटिन। फाइब्रिन, देखो फाइब्रिन। फाइब्रिन कहां पाया जाता है बाबू? फाइब्रिन कहां पाया जाता है? हमारा रेशम के धागे, रेशम के धागे, रेशम के धागे एवं मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले में क्या पाया जाता है? मकड़ी के जाले में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बाबू? फाइब्रिन। क्या पाया जाता है? मकड़ी के जाले में फाइब्रिन पाया जाता है। मकड़ी के जाले में क्या पाया जाता है? मकड़ी के जाले में क्या पाया जाता है? फाइब्रिन पाया जाता है। कांड्रीन, कांड्रीन प्रोटीन कहां पाया जाता है बाबू? कांड्रीन, कांड्रीन प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? कार्टिलेज में। लिखो प्रोटीन कार्टिलेज में। कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, उपास्थि, उपास्थि। ओसिन प्रोटीन, लिखो छठा ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? हड्डी में, बोन में, हड्डी, हड्डी। ओसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? हड्डी में। कहां पाया जाता है? हड्डी में। छठा। सातवां लिख लो, एक और लिख लो, हाँ लिपोप्रोटीन लिख लो। एक्टिन लिख लो यहां पर, सातवां नंबर ऊपर लिख लो, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन, मायोसिन नामक प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? प्रोटीन पेशियों में, मस्कुलर में। हमारे जो मस्कुलर बॉडी वॉडी बनाते हो ना बाबू, ये बॉडी में क्या पाया जाता है? मस्कुलर में क्या पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन नामक पेशियों में, पेशियों में या मस्कुलर में, ठीक है ना। सातवां हो गया। अब लिखो, अब लिख लो आठवां, लिख लो लिपोप्रोटीन। लिखो लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन, प्रोटीन। लिपोप्रोटीन कहां पाया जाता है बाबू? अंडे के पीले भाग में, अंडे के पीले भाग में। पीले भाग में क्या पाया जाता है? अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन पाया जाता है। एक और लिख लो, और ये है प्रोलेमिन्स। लिख लो, दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स। लिख लो, कहां लिखो? यहीं पे लिख लो, 9 प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन कहां पाया जाता है बाबू? दाल में, है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज जहां प्रोटीन पूछ लेता है। देखो ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब केराटिन कहां पाया जाता है? नाखून, खुर, सींग, बाल में। ग्लूटेन भी पूछा गया क्वेश्चन है। केसिन तो आपका पूछा ही गया है, मतलब ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा जा चुका है। ये भी पूछा केराटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? केसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? दूध में। ग्लूटेन प्रोटीन कहां पाया जाता है? अनाजों में। केराटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? नाखून, खुर, सींग, बाल में पाया जाता है बाबू। फाइब्रिन भी पूछा जा चुका है। फाइब्रिन कहां पाया जाता है? रेशम के धागे एवं मकड़ी के जाले में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। ओसिन कहां पाया जाएगा? हड्डी में। कांड्रीन कहां पाया जाएगा? कार्टिलेज में। एक्टिन और मायोसिन कहां पाया जाता है? पेशियों में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन पाया जाता है। प्रोलेमिन्स कहां पाया जाता है? दाल में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे जिनको पूछता है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए प्रोटीन, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक विटामिन। ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन।
अगला लिखो विटामिन। लिखो विटामिन, लिखो इनमें 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन से हमें क्या होता है, 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके खोजकर्ता फंक है, पूछा गया क्वेश्चन है तो लिख लो फंक। इसके खोजकर्ता कौन है, फंक है। क्या नाम उनका, फंक। क्या नाम उनका, फंक। इसके खोजकर्ता कौन है बाबू, फंक है। देखो ये विटामिन क्या करता है कि ये रक्षात्मक होता है, रक्षात्मक खाद के रूप में माना जाता है। विटामिन को क्या माना जाता है कि ये क्या है, रक्षात्मक खाद है। रक्षात्मक क्या है, खाद है। मतलब क्या है बाबू, ये विटामिन को क्या माना जाता है कि रक्षात्मक खाद है। जिस तरह खाद हम डालते हैं खेत में तो रक्षा के लिए डालते हैं ना, कि मतलब ये अच्छा विकास करे, रक्षा करे कीट पतंगों से, तो उसी प्रकार रक्षात्मक खाद के रूप में हमारे विटामिन भी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, रक्षात्मक खाद की तरह कार्य करता है। जो रक्षात्मक खाद की तरह कार्य करता है, अर्थात ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। किस रूप में, एंटीऑक्सीडेंट, रक्षात्मक खाद की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमें क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता या रोगों से बचाता है, ठीक है ना, बचाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि विटामिन को रक्षात्मक खाद कहते हैं। विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो क्या करता है, हमें रोगों से लड़ता है या रोगों से हमें बचाने का काम कौन करता है, विटामिन करता है। कौन करता है, विटामिन करता है। रोगों से बचाने का काम कौन करता है, हमें विटामिन करता है। कौन करता है, हमें बाबू, विटामिन करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। 2 प्रकार के, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है ना, घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। देखो जो जल में घुलनशील विटामिन उनका क्या नाम है, बी सी। क्या नाम है, बी, विटामिन बी, लिखो ऐसे, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है ना, विटामिन सी। ये दोनों कैसे हैं, विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जितने बच गए, ए डी ई के, मतलब ये सारे विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है, सब वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है बाबू, ए डी ई के। क्या है, ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के। उसके अलावा अब हम लोगों को देखना है, इनकी एक एक करके विशेषता देख लेते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में, इनके रोगों के बारे में देख लेते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, विटामिन ई को क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, सब यही कुछ क्वेश्चन पूछता है। लिखो, लिखो, ऐसे करके लिखो, विटामिन। पहले हम लोग जल में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं। जैसे देखो अभी लिखा देते हैं, बी एक्चुअली क्या है कि बी क्या है कि एक विटामिन है, कई सारे विटामिन का समूह है। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी समूह, बी कई सारे विटामिन का समूह है। इसी वजह से इसे बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। जैसे B1, B2, B3, B6, B9, B12। तो इस प्रकार बी के कई सारे रूप हैं, तो इस प्रकार उसका कई सारा नाम है। तो उस वजह से हम लोग देख लेते हैं। जैसे विटामिन B1 को क्या कहते हैं, और हम लोगों को देखना है विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है,
इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, बेरी बेरी रोग होता है। तो आप लोग ये लिख लो, विटामिन B1 को क्या नाम दिया जाता है? थायमिन। उसके अलावा हम लोगों को क्या पढ़ना है? विटामिन B3 लिखो, विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, सॉरी नियासिन कहते हैं, नियासिन, नियासिन क्या कहते हैं? नियासिन, या एंटी पेलाग्रा रोग कहते हैं इसी को, लिखो, या एंटी पेलाग्रा रोग, ठीक है ना, एंटी पेलाग्रा रोग। क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। मानसिक रोग है पेलाग्रा रोग। कैसा रोग है? एक मानसिक विकार रोग है, ठीक है ना। कैसा रोग है? मानसिक विकार रोग है ना। इसकी कमी से विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। देखो अगला विटामिन, अगला है सारा में देखो, एक्चुअली क्या जो विटामिन B3 का कॉम्प्लेक्स है, B3 कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन नहीं लिखा रहा हूं, उसमें से जो महत्वपूर्ण विटामिन है केवल उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? लिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सारा याद करने से क्या फायदा? जो जो इंपॉर्टेंट है उसे लिख लो। देखो B9, इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, देखो इसे फोलिक एसिड कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फोलिक एसिड किसे कहते हैं। देखो B12, बिटवीन B12, B12 देखो, इसमें के बारे में इसे साइनोकोबालामिन इसे कहते हैं, इसे लिखो साइनोकोबालामिन, क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। देखो इसमें लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखो, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखो कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया लिखो, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट पाया जाता है, एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान में रखना। अब हम लोग आ जाते हैं सी पर। विटामिन सी को लिख लेते हैं, विटामिन सी को लिख लो, सी को एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एसिड कहते हैं। लिखो इसके बारे में, विटामिन सी के बारे में लिखो, विटामिन सी को इसे ब्यूटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, इसे ब्यूटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी ब्यूटी वाले सामान बनाए जाते हैं उसमें विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखो इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, देखो इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एंटी विटामिन, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में एक आध पॉइंट और लिख लो, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आप लोगों को पता ही है, स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का एक स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? त्वचा की स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन सी की वजह से। और एक और है, हाँ लिख लो, एक पॉइंट और इसके बारे में लिख लो, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। तो ये सारे हो गया विटामिन सी के बारे में। हमारे ख्याल से नहीं लगता कि जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें सब कुछ हमने लिखा दिया, एक एक चीज खोज के लिखा दिया। इस एंटी स्कर्वी रोग कहते हैं, एंटी स्कर्वी कहते हैं, एंटी कैंसर रोग कहते हैं, ये सब एकमात्र विटामिन है
देखो हाँ, एक चीज और इसके बारे में देखो, यह एकमात्र विटामिन है जो कहाँ पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। देखो यह एकमात्र विटामिन है, इसका विटामिन सी के बारे में देखो एक पॉइंट और, यह एकमात्र विटामिन है, यह एक मात्र विटामिन है, मात्र विटामिन है, यह एकमात्र विटामिन है जो यूरिन में भी पाया जाता है, यूरिन में भी पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। यूरिन मतलब आपके पेशाब में, हमारे आपके पेशाब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, एकमात्र विटामिन जो हमारे यूरिन में भी पाया जाता है। तो इसकी एक बात खासियत आप समझ लो कि जो पियक्कड़ होते हैं ससुरे, जो एकदम सुबह बंटी बबली पी के एकदम पड़े रहते हैं और ससुरा नहीं तो चड्डी पंडी में अपने मुंह मार के एकदम भाई साहब छोड़े रहते हैं। अब तुम सोचो वो मतलब पी लेंगे तो इतना सुसु करेंगे, इतना सुसु करेंगे कि मतलब उनके अंदर क्या होता है कि अब क्या होगा, ज्यादा पेशाब करेंगे तो ज्यादा विटामिन सी निकालेंगे, ज्यादा विटामिन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसी वजह से शराबियों में देखा जाता है कि विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ससुराल से जहां देखा एकदम पैंट उन्हें भे के रख ले रहेंगे ससुराल, पेशाब उसाब इतना कर रखे रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो विटामिन सी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी कहां पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। तो यूरिन में बार बार यूरिन करना, तो इसका मतलब क्या है कि आप में विटामिन सी की कमी हो जाती है। इस वजह से जिनको बार बार पेशाब लगता है वो क्या करो, कुछ नहीं करना, आपको बार बार पेशाब लग रहा है तो कुछ मत करो, विटामिन सी की कुछ गोलियां आती हैं आप ले लिया करो। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन सी का संतुलन बना रहेगा, ठीक है ना। तो इससे आप नियंत्रण कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि मान लो कि, और बाकी तो आप देखिए वो शराबी और अभी लोगों को, तो ये था हमारा स्कर्वी। तो ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, ये एकमात्र विटामिन हो जो यूरिन में भी पाया जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन था, तो विटामिन सी था। सबसे पहले विटामिन कौन सा खोजा गया था, तो विटामिन सी था। तो ये हमारा हो गया विटामिन का सी वाला। आगे हम लोग देखते हैं, ये मिटा देते हैं, जगह नहीं हमारे पास। तो कहां तक हो गया, विटामिन सी तक। अब लिखो विटामिन डी, विटामिन डी इसे क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, रिकेटस रोग होता है, ठीक है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई देखो, विटामिन डी के बाद ई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन की समस्या आती है। विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या आती है, बांझपन की, देखो बांझपन की समस्या। विटामिन ई से क्या होता है, बांझपन की समस्या आती है। विटामिन के, देखो विटामिन के, विटामिन के का नेफ्थो, इसका नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है बाबू, नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं जमता है, ठीक है ना। इसकी कमी से रक्त का थप्पा नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन के का क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन। अगर विटामिन के हमारे शरीर में ना हो तो भाई साहब कहीं कट जाएगा दाएं दे तो ससुरा खून नहीं रुकेगा। अब खून नहीं रुकेगा, थक्का नहीं बने तो खून नहीं रुकेगा तो हमारे शरीर के सारे खून खत्म हो जाएगा। फिर समझो क्या हो सकता है, तो मर सकते हो। तो इस वजह से विटामिन के की कमी से
क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। इससे बांझपन की समस्या आती है। विटामिन ई जिनके में कमी होती है उन्हें क्या होता है, रक्त का उन्हें बांझपन की समस्या आ जाती है, ठीक ना। अब एक और बचा है विटामिन ए, लिख लो, यही लगे हाथ, लिखो विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। क्या कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल, लिख लो रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है ना। रतौंधी ससुर दिखवा नहीं खरी ढंग का ठीक है ना, रतौंधी रोग होता है। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। अब इस प्रकार हम लोगों का क्या हो गया, विटामिन का एक चैप्टर खत्म हो गया, विटामिन वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। अब देख लो थोड़ा सा कुछ है, लिख लो, जैसे कि मान लो लिखो विटामिन, सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त विटामिन बी है। सबसे पहले प्रयोगशाला में खोजा गया, सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया विटामिन बी है। देखो सबसे पहले प्रयोगशाला में खोजा, सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया विटामिन बी है। सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया विटामिन बी है। अब हमने आपको दिखाया ना कि बी 1 2 3 4 करके था ना, तो इस वजह से उसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। 2-3 पॉइंट है और लिख लो। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, लिख लो और लिख लो। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, देखो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, ठीक ना, भी कहते हैं, ठीक ना। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। लिखो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन्स विटामिन बी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों का और विटामिन बी हो गया खत्म। अब आप लोगों का कुछ भी नहीं बचा है, बस आपका एक चीज और बचा था, खनिज वाला पोर्शन बचा था। तो खनिज वाले में कुछ खास नहीं है, खनिज वाले में कुछ खास नहीं है। यह भी क्या करता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता में सहायता करता है। खनिज क्या करता है, रोगों से लड़ने की सहायता में, जैसे प्रोटीन हमने लिखा है विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। उसी के कार्य में ये भी सहायता करता है। क्या करता है, उसी के कार्य में ये भी सहायता करता है। खनिज लवण भी क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता में कार्यरत होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, और बाकी आप लोगों का कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन एक बार देख लेते हैं खनिज में। खनिज लवण में ये लिख लो, अच्छा एक लाइन, सजीवों के शरीर में 4% भाग खनिज लवण से बना होता है। सजीवों का शरीर, लिख लो एक लाइन, सजीवों का शरीर लगभग 4% भाग, सजीवों के शरीर का लगभग 4% भाग खनिज लवण से बना होता है। किससे बना होता है, लिख लो। ये भी रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। बस 2 लाइन लिख लो खनिज के बारे में, बस 2 लाइन कि ये भी मतलब रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं खनिज भी, और ये पूरे शरीर के मतलब सजीवों के शरीर का लगभग 4% भाग किससे बना होता है, खनिज और लवण से बना होता है, ठीक है ना। बस इतना ही। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आगे मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोग, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।